नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत। क्योंकि राजस्थान हमेशा से जल की कमी वाला क्षेत्र रहा है और परंपरागत रूप में इस भाग में जल को सहेज कर या संरक्षण करने की परंपरागत बहुत सारी तकनीकें हैं। आज अपन बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी तकनीक या जल स्रोत हैं जो परंपरागत रूप में राजस्थान में जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए काम में ली जाती है। इसमें पहला है बावड़ी। बावड़ियों का प्रयोग जल संरक्षण के रूप में प्राचीन काल से होता आ रहा है। बावड़ियां जो हैं वो पक्का निर्माण होती हैं। इसमें जो जल स्रोत होता है वहां तक पहुंचने के लिए पक्का निर्माण किया जाता है और सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जो है जल स्रोत तक पहुंचा जाता है और जल स्रोत और उसके मार्ग में विभिन्न मेहराब, स्तंभ या झरोके वगैरह हैं वो लगे होते हैं और इन झरोकों में स्थानीय जो जल देवता हैं उनकी मूर्तियां वगैरह या अन्य जैसे मान लो कलात्मक जो मूर्तियां हैं वो इसमें देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो लगाई जाती हैं। बावड़ियों का जो निर्माण है वो व्यक्तिगत स्तर पे या सार्वजनिक स्तर पे भी किया जाता है। पुराने जो शासक हैं, राजा महाराजा हैं या सेठ साहूकार हैं, उनके द्वारा भी बावड़ियों का जो निर्माण है वो किया गया है। बूंदी जो शहर है वो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए बूंदी को बावड़ियों की नगरी कहा जाता है। बावड़ियों की नगरी, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स नाम दिया गया है क्योंकि बावड़ियों की संख्या ज्यादा होने के कारण से बूंदी शहर को बावड़ियों की नगरी या सिटी ऑफ स्टेपवेल्स कहा जाता है। इसके अलावा जो प्रसिद्ध बावड़ियां हैं उसमें दौसा की है भांडारेज, भांडारेज बावड़ी, आबानेरी की चांद बावड़ी और चित्तौड़गढ़ में विनाता बावड़ी और इसके अलावा जोधपुर में तापी बावड़ी। ये कुछ बावड़ियां हैं जो प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से परंपरागत जल स्रोत के रूप में बावड़ी जो है वो एक काफी चौड़ाई में बनाई जाती है और अंदर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां जो है वो लगी होती हैं और सीढ़ियों के आगे जो है आंगन बने हुए होते हैं और सीढ़ियों में जो रास्ता होगा इन जल स्रोत तक का जो रास्ता होता है उस रास्ते में विभिन्न कलात्मक जो चीजें हैं, मूर्तियां वगैरह हैं वो बनी होती हैं। मेहराब, झरोके वगैरह, स्तंभ वगैरह हैं वो बने होते हैं और उन झरोकों में जो जल देवता हैं उनकी मूर्तियां हैं वो लगी होती हैं। तो इस प्रकार से काफी आकर्षक जो है वो होती है। प्रसिद्ध जो बावड़ी है आभानेरी की चांद बावड़ी, ये पूरे भारत में अपनी कलात्मकता के लिए जानी जाती है। इसी प्रकार से प्रमुख जो बावड़ियां हैं, दौसा में भांडारेज प्रमुख बावड़ी है, आबानेरी में चांद बावड़ी, चित्तौड़गढ़ में विनाता बावड़ी और जोधपुर में तापी बावड़ी। और बावड़ियों की नगरी या बावड़ियों का जो शहर है वो कहा जाता है बूंदी को, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ बावड़ियों का निर्माण होने के कारण से सिटी ऑफ स्टेप वेल्स इसको नाम दिया गया है। दूसरा इसमें है तालाब। तालाब जो है वो परंपरागत रूप से जल स्रोत रहे हैं और इनमें वर्षा जल का एकत्रण किया जाता है। तालाब जो निचले वाले भाग या निम्न भूमियां होती है वहां पे बनाए जाते हैं। वर्षा का जल है वो चारों ओर से आके इनमें इकट्ठा हो जाता है और उसको सहेज के रखा जाता है सिंचाई और पेयजल के रूप में और पशुधन के लिए उसको काम में लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के जो तालाब हैं वो विस्तृत रूप में मिल जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार के तालाबों की बहुतायत पाई जाती है। तालाबों को धार्मिक आधार भी दे दिया जाता है।
जैसे मान लो क्षेत्र है तो उसमें धार्मिक रूप या वहाँ पे किसी प्रकार के मंदिर वगैरह की स्थापना कर दी जाती है, जिसके कारण से वहाँ पे मलमूत्र विसर्जन वगैरह है वो नहीं होता है और उस तालाब का जो जल है वो शुद्ध रहेगा। इस प्रकार से धार्मिक आधार देके और उसको संरक्षित और सुरक्षित किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख जो तालाब हैं उसमें अगर अपन बात करें तो जैसलमेर में गडीसर और गजरूप सागर, इसके अलावा पाली में हेमावास तालाब, भीलवाड़ा में सरेरी और मेजा तथा चित्तौड़गढ़ में सेनापानी व बानकिया, ये प्रमुख तालाब हैं। तो तालाबों में प्राकृतिक रूप से जो निम्न भूमियां होती हैं वर्षा जल उनमें इकट्ठा किया जाता है। तो या तो अभिकेंद्रीय अपवाह प्रणाली होगी, चारों ओर का जल निम्न भूमि में आके इकट्ठा हो जाएगा, या फिर जो ढालू भूमि होती है उसमें ढाल के अनुसार उसको रोक लिया जाता है, यानी मेड़बंदी करके या दीवार बना के और उसको पानी को जो है वो पिच पृष्ठ भाग में रोक लिया जाता है। इस प्रकार से तालाब का निर्माण किया जाता है और स्थानीय लोगों के द्वारा या जन समुदाय के द्वारा धार्मिक आधार देके उसको संरक्षित और सुरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से तालाब जो है वो स्थानीय जो जन समुदाय होता है उसके लिए पेयजल और पशुओं के लिए काम में लिया जाता है। तालाबों में लगभग शीतकाल तक पानी रहता है, उसके बाद में जैसे ग्रीष्म काल आता है तो जो छोटे तालाब हैं उनमें पानी सूख जाया करता है। प्रमुख जो तालाब है उसमें जैसलमेर का गडीसर और गजरूप सागर, इसी प्रकार से पाली में हेमावास तालाब, भीलवाड़ा में सरेरी और मेजा तालाब, चित्तौड़गढ़ में सेनापानी और बानकिया तालाब प्रमुख हैं। नेक्स्ट पारंपरिक जल स्रोत के रूप में है झीलें। झीलें प्राकृतिक जल स्रोत होती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से पानी जो है वो नीचे की ओर आता है और जो ढालू भाग होते हैं वहां रोक बना के और झीलों का निर्माण है वो किया जाता है। या फिर अभिकेंद्रीय अपवाह प्रणाली, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनमें अभिकेंद्रीय अपवाह प्रणाली पाई जाती है, यानी चारों ओर का पानी जो है वो केंद्र में आके इकट्ठा हो जाता है, ऐसी जगह पे झील का निर्माण है वो किया जाता है। परंपरागत रूप में अगर अपन देखें तो पुराने समय में विभिन्न शासकों, राजा महाराजा वगैरह हैं या सेठ साहूकार वगैरह हैं या बंजारों के द्वारा झीलों का निर्माण है वो किया गया है। राजस्थान के संदर्भ में अपन देखें तो प्रसिद्ध जो झीलें हैं उसमें उदयपुर में पिछोला झील, उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर ये प्राकृतिक झीलों के रूप में है। इसके अलावा अजमेर, अजमेर में है आना सागर, बूंदी में नवलखा झील, बूंदी की है नवलखा झील, और टोंक में टोरडी सागर झील, और इसके अलावा राजसमंद में नौचौकी, नौचौकी वास्तव में झील जो है वो राजसमंद है और राजसमंद झील का जो एक भाग है वो नौचौकी के नाम से जाना जाता है। राजसमंद झील का एक भाग, राजसमंद जो झील है तो झील का नाम राजसमंद ही है, लेकिन उसका एक जो भाग है वो नौचौकी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको ये वाला जो भाग है वो नौचौकी झील के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा चूरू में ताल छापर, चूरू में ताल छापर, और पाली में सरदार समंद, तो ये प्रमुख झीलें हैं।
इसके प्रमुख झीलों में उदयपुर में फतेह सागर और पिछोला झील, और अजमेर में आना सागर झील, बूंदी में नवलखा झील, टोंक में टोरडी सागर, और राजसमंद में राजसमंद या नौचौकी झील, और पाली में सरदार समंद, और चूरू में ताल छापर। ये प्रमुख झीलें हैं राजस्थान में। नेक्स्ट जल स्रोत है नाडी। नाडी जो है वो तालाब का ही छोटा रूप है, और शुष्क जो रेतीले भाग है या पश्चिमी जो मैदानी भाग है उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में नाड़ियों की बहुतायत संख्या में पाई जाती हैं। और नाड़ियां जो है लगभग 4 से 5 मीटर गहरी होती हैं और ढालू भाग में बनी होती हैं, और वर्षा का जल इनमें संचित हो जाता है। नाड़ियों में पानी जो है वो वर्ष भर नहीं रह पाता है, वर्षा काल के कुछ समय बाद में पानी जो है वो सूख जाता है। और दूसरा, जैसे विभिन्न चारों ओर से जो जल ग्रहण क्षेत्र से मिट्टी वगैरह है वो नाड़ी में बढ़ती रहती है, जिसके कारण से नाड़ी जो है वो उथली होती जाती है। इसलिए 1-2 साल से नाड़ी की खुदाई की जाती है, उसको गहरा भी समय समय पे किया जाता है। और वर्तमान में जो मनरेगा कार्य है उसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो नाड़ियां हैं उनको लगातार प्रतिवर्ष या 1-2 वर्ष के अंतराल से गहरा किया जा रहा है। नेक्स्ट जल स्रोत के रूप में है टांका। टांका जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण की एक परंपरागत तकनीक है। इसके अंतर्गत पक्का जो निर्माण है वो किया जाता है। जैसे घरों की छत से, आंगन से जो भी पानी आता है वो आंगन में एक बड़ा टांका या होद जो है पक्का निर्माण वो बना लिया जाता है, और उसमें पानी को एकत्रित किया जाता है। टांके को ऊपर से पूर्णतः ढक दिया जाता है, एक ढक्कन रखा जाता है, उसके माध्यम से फिर वर्ष भर जो वर्षा का जल अपन ने संचित किया है उसको निकाल के पेयजल के रूप में या अन्य घरेलू कार्यों के रूप में उसको काम में लेते हैं। इस प्रकार से जो पश्चिमी राजस्थान में अगर अपन जाएं तो वहां पे लगभग हर घर में इस प्रकार का जो टांका है वो बना हुआ है। इसके अलावा जैसे मान लो जो नीची भूमि होती है उसमें पानी ढाल के अनुसार आ रहा है, और आगोर जो है वहां पे पानी को थोड़ा छान के और फिर टांके के अंदर जो है वो आता रहता है और उसमें संरक्षित होता रहता है। लेकिन टांका जो है वो पूर्ण रूप से ऊपर से ढका हुआ होगा, और ढक्कन के माध्यम से अंदर से पानी जो है उसमें निकाला जाता है। वर्तमान में जो जल स्वावलंबन योजना है उसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में टांकों का निर्माण किया जा रहा है, और व्यक्तिगत रूप में भी विभिन्न घरों में जो है टांकों का निर्माण इस योजना के तहत किया जा रहा है। टांके जो है उसकी गहराई 5 से 6 मीटर तक होती है और ऊपर से पूर्णतः ढका होता है। नेक्स्ट जो स्रोत है वो है जोहड़। जोहड़ शेखावाटी क्षेत्र और हरियाणा का जो भाग है वहाँ पे इस प्रकार के जोहड़ काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत गांव का जो बाहरी भाग या गांव का जो मध्य भाग होता है जहाँ चारों ओर का पानी आके इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे जल स्रोत के रूप में या तो चौकोर या फिर गोलाकार आकार जल स्रोत का निर्माण है वो किया जाता है। ये टांके के समान है, लेकिन टांके से काफी ज्यादा बड़ा होता है, विस्तृत होता है। टांका ऊपर से ढका होता है, लेकिन ये जो जोहड़ होता है वो ऊपर से खुला रहता है, और पेयजल और पशुओं के लिए जो है पीने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इस प्रकार से लगभग जो है शेखावाटी क्षेत्र में प्रत्येक गांव के मध्य भाग में या गांव के बाहरी भाग में जो निची भूमि होती है उसमें चारों ओर का जो उसकी दीवारें वगैरह होगी, आगोर जो होगा उसको बांध दिया जाता है, और आगोर के माध्यम से पानी जो है वो उसमें आता रहता है, संचित होता रहता है, और ऊपर से जो है वो खुला रहेगा। उसको पेयजल के रूप में या अन्य जैसे मान लो घरेलू कार्यों के रूप में और पशुओं को पिलाने के रूप में, पानी के स्रोत के रूप में इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट परंपरागत जल स्रोत के रूप में है बेरी या कुई। बेरी या कुई जो है किसी प्राकृतिक जल स्रोत के पास वाला जो भाग है उसमें बनाई जाती है। जैसे मान लो कोई भी तालाब है या खडीन है या अन्य कोई नाडी वगैरह है,
तो उसके पास वाले भाग में, यानी इससे मान लो वर्षा काल के बाद में उसके पास वाले भाग में जो है यहाँ पर बेरी या कोई बनाई जाएगी जिसकी गहराई 5-6 मीटर होती है और चौड़ाई या इसका जो व्यास है वो 3-4 फीट तक होता है। ठीक है, इस प्रकार से एक छोटी कुई जो है किसी भी जल स्रोत के निकट है वो बना दी जाती है। जैसे मान लो वर्षा काल में जब इस तालाब में पानी भरेगा तो उस समय कभी कभी तो जो बेरी होती है वो पूर्णतः तालाब का हिस्सा बन जाती है और पूर्णतः डूब जाती है। इसी प्रकार से मान लो जो जैसलमेर में खडीन होते हैं तो खडीनों के पास वाले भाग में बेरी बनाने का प्रचलन है। खडीन में पानी जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, पानी सूखता जाएगा और जब पानी उसमें पूर्णतः सूख जाता है तो उसके आंतरिक भाग से पानी जो है रिस के और इस बेरी में आता रहता है। तो बेरी जो है वर्ष भर जल स्रोत के रूप में उपलब्ध होती है। यानी खडीन या तालाब में पानी है वो या तो सूख जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, लेकिन पानी नीचे से रिस के और इस बेरी में आता रहता है। तो उस वर्ष भर उस बेरी के माध्यम से जो है या उस छोटी कुई के माध्यम से वर्ष भर पीने के लिए पानी है वो प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार से बेरी या जो कुई होती है किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत जैसे तालाब है, जोहड़ है या फिर खडीन है उसके पास वाले भागों में बनाई जाती है और उसके द्वारा वर्ष भर जो है जलापूर्ति होती रहती है। राजस्थान में बेरियों का जो प्रचलन है पश्चिमी राजस्थान में काफी ज्यादा मात्रा में। पश्चिमी राजस्थान में जो भी प्राकृतिक जल स्रोत है चाहे तालाब या खडीन होते हैं तो उनके पास में बेरियां जो है वो अवश्य बनाई जाती हैं। और बेरियों के लिए सर्वाधिक बेरियां बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में, बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में प्रत्येक जो प्राकृतिक जल स्रोत है उसके पास में बेरियों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट जल स्रोत के रूप में है इसमें खडीन। पश्चिमी राजस्थान में जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो तालाब के रूप में होते हैं उनको स्थानीय भाषा में खडीन कहते हैं। खडीन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है यानी हल चलाने योग्य भूमि। क्योंकि वहां पे हल चलाने को कहते हैं खड़ना। तो खड़ने योग्य भूमि या हल चलाने योग्य जो भूमि होती है उसको खडीन कहा जाता है। खडीन वास्तव में एक अभिकेंद्रीय अपवाह प्रणाली होती है। इसमें जो चारों ओर का भाग होता है, जो उच्च भाग होता है, तो वहां से पानी जो है वो निम्न भाग में आता रहेगा और जैसे मान लो एक खडीन है, खडीन में पानी जो है वो वर्षा के समय इकट्ठा होता रहता है। तो चारों ओर से आगोर बना दिया था, आगोर के माध्यम से पानी जो है वो इसमें आके इकट्ठा होता रहेगा और खडीन का निर्माण है वो होता रहेगा। तो इस प्रकार का जो प्रचलन है वो जैसलमेर में सबसे ज्यादा है। जैसलमेर जो क्षेत्र है वो खडीनों के लिए जाना जाता है। और ये जो पारंपरिक तकनीक है जो जल संरक्षण की वो वहाँ के पालीवाल ब्राह्मण, जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके द्वारा विकसित की गई है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये जो तकनीक है वो विकसित की गई मानी जाती है। इस प्रकार से जो खडीन होगा तो उसमें स्थानीय जो जन समुदाय होता है उसकी पेयजल की आपूर्ति होती रहती है और साथ में इसके पास में यानी जो पृष्ठ भाग होता है इसका पास वाला जो भाग है उसमें छोटी छोटी बेरी या कुई जो है वो बना दी जाती है। तो जब ग्रीष्म काल में खडीन का पानी सूख जाता है तो इन कुई या बेरियों के माध्यम से जो है पेयजल की आपूर्ति स्थानीय जन समुदाय है वो करता रहता है। इसके अलावा खडीन का जो उपयोग है वो कृषि कार्य में भी किया जाता है। जैसे मान लो वर्षा काल होगा तो खडीन का विस्तार काफी ज्यादा हो जाता है और जैसे जैसे पानी जो है वो कम होता जाएगा तो वो जो पृष्ठ भाग में जो भूमि होती है वो काफी उपजाऊ होती है और लंबे समय तक उसमें नमी बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ पे खेत बना के और इसमें जो है कृषि कार्य की जाती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे खडीन सूखता जाएगा वैसे कृषि भूमि प्राप्त होती रहेगी और इसमें कृषि कार्य जो है वो किए जाएंगे। एक तरीके से निम्न मैदानी भूमियां होती हैं जिनको जिनमें लंबे समय तक नमी जो है वो बनी रहती है जिसके कारण से इनको कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। और कभी कभी खडीन को चारों ओर से या तो कच्ची मेड़ से या फिर पक्की मेड़ से बांध दिया जाता है और जो दूसरा खडीन होता है पास में जो जैसे मान लो दूसरा खडीन होगा तो कच्ची मेड़ होगी तो उसमें से जो है
पानी दूसरे खड़ीन में, जैसे इसमें पानी ज्यादा हो गया तो दूसरे खड़ीन में उस पानी को ले जाया जाता है। इस प्रकार से बहुत उन्नत तकनीक यानी परंपरागत तकनीक है जिसमें पानी का प्रत्येक जो भाग है उसको सहेज के रखा जाता है और उसका अधिकतम जो उपयोग है वो किया जाता है, क्योंकि पुराने समय से पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें पानी की कमी रही है। तो जितना पानी वर्षा जल जो जितना भी मिल रहा है तो उसका अधिकतम उपयोग करने की उन्नत जो तकनीकी है वो खड़ीन कही जा सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें जल स्वावलंबन। वर्तमान में वर्षा की अनिश्चितता है और राजस्थान वैसे भी अकाल और सूखे का क्षेत्र रहा है और यहाँ पे भूमिगत जल है वो भी काफी तेज गति से गिर रहा है। इसके अलावा जैसे अपने जो भी परंपरागत जल स्रोत थे जैसे मान लो कुएं, बावड़ी, नाड़ी, तालाब, खड़ीन, तो ये भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। तो पारंपरिक जो संरक्षण तकनीक है उसकी ओर अपना ध्यान है वो हटता जा रहा है, इसलिए वर्तमान में जल स्वावलंबन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और इस दिशा में जो पारंपरिक जल स्रोत है या पारंपरिक जल संरक्षण की जो तकनीक है उनको अपनाने पे जोर दिया जा रहा है। और इसी क्रम में भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जल क्रांति अभियान। जल क्रांति जिसके तहत विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनरुद्धार उनका किया जाता है। इसी प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जल स्वावलंबन योजना यानी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के रूप में। इस प्रकार से अगर अपन देखें तो पुराने समय में विभिन्न जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो पाए जाते हैं, उनके द्वारा स्थानीय जन समुदाय की आपूर्ति जो है स्थानीय स्तर पे हो जाती थी। लेकिन वर्तमान में भौतिकवादी सोच या भौतिक जो युग है उसके अंतर्गत अपन काफी तेज गति से भूमिगत जल का विदोहन कर रहे हैं। साथ में परंपरागत रूप में जो जल संसाधन के संरक्षण की तकनीक है उसकी ओर अपन ध्यान कम दे रहे हैं, जिसके कारण से पुराने जो भी स्रोत हैं जैसे कुएं हैं, बावड़ी हैं, या फिर खड़ीन है, तालाब हैं, जोहड़ है, नाडी है, कुई या बेरी है, तो ऐसी जो जल स्रोत हैं वो धीरे धीरे अपनी जर्जर अवस्था में आ गए हैं। तो पुराने समय में स्थानीय जन समुदाय की पूर्ति होती रहती थी, लेकिन वर्तमान समय में अगर अपन देखें तो पेयजल की आपूर्ति भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है, साथ में जल स्तर है वो काफी नीचे चला गया है। तो इसलिए अगर अपने को भविष्य में जल संसाधन की सुनिश्चितता बनाए सततता उसकी बनाए रखनी है तो अपने को वापस जो है अपनी जो पुरानी जल परंपरागत संरक्षण की जो तकनीक है उन तकनीकों को अपनाना होगा और अपने जो पारंपरिक जल स्रोत हैं उनको वापस पुनर्जीवित करना होगा। इस प्रकार से अगर अपन देखें तो लगातार जो जल की कमी हो रही है तो उसके स्वावलंबन के लिए जरूरी है कि जल स्रोतों के द्वारा जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनसे सतत आपूर्ति जो है वो बनाई रखी जा सके। इसके लिए जल का मितव्ययता पूर्वक उपयोग किया जाए और दूसरा जो भी अपने जल स्रोत हैं उनका संरक्षण और प्रबंधन जो है वो सही तरीके से किया जाए। इस प्रकार इसी दिशा में राज्य सरकार का एक जो प्रयास है वो किया गया है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ये काफी प्रसिद्ध योजना है और इस योजना के तहत जो परंपरागत तकनीक या जो ऐसी विधियां जिनके द्वारा पुराने समय में जल को सुरक्षित और संरक्षित करके रखा जाता था उन विधियों को अपनाया जाता है। साथ में जो भी अपने परंपरागत पारंपरिक जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों का वापस पुनरुद्धार किया जा रहा है। यानी इस योजना के तहत से मान लो कुएं, बावड़ी, तालाब या जोड़ है तो उनकी खुदाई वगैरह है वो की जाती है। इसमें राज्य सरकार का सहयोग है प्लस स्थानीय जो भामाशाह हैं उनका सहयोग लिया जाता है या फिर कोई जैसे मान लो गैर सरकारी संगठन है उनका सहयोग लेके और इसमें विभिन्न जो है प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने, उनको संरक्षित, उनको प्रबंधित करने का कार्य है वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री
जल स्वावलंबन जो योजना है उसके अंतर्गत विभिन्न कार्य हैं वो वर्तमान में किए जा रहे हैं। इसमें बी कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंचेज, उनका निर्माण किया जाता है। जिससे ढाल के अनुसार, ढालू क्षेत्र है उसके अनुसार कंटूर्स बना दिया जाता है कि यहाँ से पानी सीधा नीचे आ जाएगा, तो उसमें इसके समकोणिक यानी ढाल के समकोणिक रूप में कंटूर्स के अनुसार जो है खाइयाँ बना दी जाती हैं। और उन खाइयों में पानी जो है, जैसे ढाल के अनुसार पानी आएगा तो इन खाइयों में ये पानी जो है वो संरक्षित रहेगा। तो ऐसे ढालू क्षेत्र जहाँ तेजी से पानी नीचे आ जाता है उनमें कंटूर्स के अनुसार ट्रेंचेज या खैया हैं वो बना दी जाती हैं। इसके अलावा स्टेगर्ट्स का निर्माण, स्टेगर्ट का निर्माण से मान लो जो ढालू क्षेत्र होंगे उनमें मेड़बंदी यानी मेड़बंदी कर दी जाती है और उनके ऊपर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। बीच का जो भाग होता है, नीचा भाग, वहाँ पे पानी इकट्ठा या एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार से स्टेगर्ट्स का निर्माण है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। और निजी जो भूमि होती है उसमें फार्म पॉन्ड का निर्माण, निजी भूमि जो होती है उसमें जो है इस योजना के अंतर्गत फार्म पॉन्ड या छोटे जो है जल स्रोत या जलाशय या पॉन्ड का निर्माण है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा मिनी परकोलेशन टैंक, मिनी परकोलेशन टैंक यानी तीन ओर से जो है मेड़बंदी कर दी जाती है। जैसे पानी का ढाल हो तीन ओर से मेड़बंदी करके और छोटे जल ग्रहण क्षेत्र में उस पानी को रोक लिया जाता है। इसी प्रकार से संकन गली पिट, संकन गली पिट नीचे की ओर, संकन गली का मतलब होता है कि जैसे रहवाइन या खड्ड जिसका ऊपरी भाग चौड़ाई तो होती है कम और गहराई होती है ज़्यादा, ऐसे जो गड्ढे होते हैं उनको बंद बना के और उनमें पानी को रोक लिया जाता है। इस प्रकार की जो गली होती हैं उनको संकन पिट बना के और पानी को इसके अंतर्गत रोका जाता है। इसके अलावा जोहड़, खडीर और तालाब, इनका निर्माण करना और इनको गहरा करवाना। इससे मान लो जो परंपरागत तालाब हैं, खडीर हैं, तो इस योजना के अंतर्गत इनको गहरा है वो किया जाता है और इसमें स्थानीय जन समुदाय का सहयोग है वो उसमें लिया जाएगा। इसके अलावा से मान लो कोई भी जल स्रोत है, नदी वगैरह है, वो ढाल के अनुसार नीचे की ओर आ रही है तो उसमें क्रमबद्ध रूप में या श्रृंखलाबद्ध रूप में चेक डैम है वो बना दिए जाते हैं। छोटे छोटे एनीकट या बांध बना दिए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ की बांध बना दिया और फिर जैसे मान लो यहाँ पे बांध बना दिया, इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप में बांध बना दिया। तो इस और दोनों ओर जो बसावट है, दोनों ओर की जो मानवीय बसावट है, तो यहाँ जैसे छोटा चेक डैम बना दिया, ये छोटा सा बांध जो है वो भर जाएगा, भरने के बाद में आगे पानी जाएगा और आगे पानी जाके इसमें भर जाएगा, फिर ये भरने के बाद में आगे पानी जाके इसमें भर जाएगा और ये जाएगा इसमें भर जाएगा। इस प्रकार से ढाल के अनुसार ढालू जो क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ की जो आबादी है जब वर्षा काल होगा, इस आबादी को केवल वर्षा काल में ही पानी प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे अपन ने छोटा एनीकट बना दिया तो वर्ष भर इस जल स्रोत से यहाँ की पानी की आपूर्ति होती रहेगी। इसके आगे फिर यह एनीकट बनाया गया, ये पृष्ठ भाग में जो आवासीय क्षेत्र है उसको इससे आपूर्ति होती रहेगी। तो जो समस्त पानी है वो सीधा नीचे चला जाता था, उस पानी को छोटे छोटे चेक डैम या छोटे छोटे एनीकट बना के और रोक लिया जाता है और उसका वर्ष भर उसका उपयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा इरिगेशन टैंक यानी सिंचाई के लिए जो टैंक हैं वो इस योजना के अंतर्गत बनाए जाते हैं। किसानों की जो निजी भूमि है उस निजी भूमि में चयनित जो किसान हैं, जो लघु या सीमांत किसान होते हैं, उनको इरिगेशन टैंक है इस योजना के अंतर्गत बनाया जाता है। इसके अलावा चारागाह भूमि का विकास, चारागाह भूमि जो है उसका विकास है वो भी इसके अंतर्गत किया जाता है और वृक्षारोपण भी इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे जल स्रोत, प्राकृतिक जो जल स्रोत है, जोड़ है, खडीन है, तालाब वगैरह है, कोई बेरी है, तो ये जो प्राकृतिक स्रोत है इनके आसपास वाला जो भाग है जहाँ पे
प्राकृतिक रूप में नमी जो है वो हमेशा बनी रहती है। ऐसे क्षेत्रों में वृक्षारोपण है वो ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा। तो वृक्षारोपण अधिक होने के कारण से एक तो जल स्रोत होने के कारण से वृक्ष आसानी से उगाए जा सकते हैं। दूसरा, वृक्षारोपण अधिक होने से वृक्ष जो है वो वर्षा को भी आकर्षित करते हैं। तो सीधा सा उदाहरण अपन देखते हैं कि ऐसे भाग जहाँ पेड़ पौधे या हरियाली या वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां पे वर्षा की मात्रा भी ज्यादा होती है। यानी एक तरीके से अपन देखें तो वृक्ष जो है वो वर्षा को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार से जैसे जो जल स्रोत जर्जर हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, अनुपयोगी हो गए हैं, तो उनका पुनर्भरण करना, उनको रिचार्ज करना। जैसे मान लो बरसात के काल में जो पानी आता है वो सारा का सारा बह के अन्यत्र चला जाएगा, निचले भागों में चला जाता है, या फिर वाष्पीकरण बन के जो है उड़ जाएगा, या फिर रिसके और धरातल में चला जाएगा। तो ऐसा जो पानी होता है उसको किसी परंपरागत जल स्रोत में ले जाके डाल दिया। जैसे मान लो जोहड़ है तो समस्त पानी, गांव का जो भी पानी इकट्ठा हो रहा है समस्त पानी को जोहड़ में ले जाने की व्यवस्था की जाती है। या फिर जैसे मान लो ऐसे कुएं या ऐसे बेरी जो वर्तमान में अनुपयोगी हो गए हैं तो उनमें जो है पानी ले जाया जाता है और उसमें रिचार्ज कर लिया जाता है। अगर मान लो उस काफी क्षेत्र का या जैसे मान लो गांव का पानी है किसी पुराने कुएं में जो वर्तमान में खराब हो गया है उसमें ले जाके डाल दिया जाता है। उससे कुएं के पास में तो पूरा का पूरा पानी है वो भूमि में रिचार्ज हो जाएगा, पानी वाष्प बन के उड़ेगा नहीं, और समस्त पानी जो है वो भूमि में चला जाएगा। उस कुएं के पास में अगर मान लो कोई ट्यूबवेल हो जिससे स्थानीय जल की आपूर्ति होती है तो उस ट्यूबवेल में जल स्तर जो है वो बना रहता है, 12 महीने उसमें पानी जो है वो आता रहेगा। तो इस प्रकार से जो भी पानी होता है उसको, समस्त पानी को वापस पुनर्भरण या उसको रिचार्ज करने की जो व्यवस्था है वो इसके अंतर्गत की जाती है। जो भी सरकारी बिल्डिंगें होती हैं उन सरकारी बिल्डिंगों में जो छत का जो पानी है वो पाइप के माध्यम से ले जाके और भूमिगत रूप में रिचार्ज किया जाता है। और भारत में अगर अपन देखें तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी सरकारी और निजी बिल्डिंग उनमें जो है जो भी छत हो छत से पानी ले जाके और रिचार्ज करने की व्यवस्था है वो हो जाती है। वहाँ पे एक कानून बनाया गया, उस कानून के तहत ये कार्य करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से इसी योजना के अंतर्गत ऐसी उन्नत तकनीकी फसलों में और उद्यानिकी में ऐसी उन्नत तकनीकी जो है वो अपनाई जाती है जिसमें पानी कम से कम मात्रा में लगे। ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है जिनमें आय ज़्यादा हो और उनमें पानी की जो खपत है वो कम से कम होनी चाहिए। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत विभिन्न जो परंपरागत जल स्रोत हैं उनका संरक्षण और उनको सुरक्षित किया जाता है, उनका प्रबंधन जो है वो किया जाता है, उनको रिचार्ज या पुनर्भरण करने की व्यवस्था है वो इसके अंतर्गत की जाती है। निजी स्तर पे भी बहुत सारे जो कार्य हैं वो इसके अंतर्गत किए जाते हैं। स्थानीय जो जन समुदाय है उसका सहयोग लिया जाता है। स्थानीय जैसे मान लो जो एनजीओज हैं उनका सहयोग लिया जाता है, स्थानीय भामाशाह वगैरह हैं उनका सहयोग लिया जाता है, और परंपरागत जो जल स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित इसके माध्यम से किया जाता है। साथ ही उनको जो है कंटिन्यूस उनका प्रबंधन होता रहे, इसके लिए जल बचत की जो तकनीकी है या जल संरक्षण की जो या प्रबंधन की विभिन्न तकनीकी हैं उनके बारे में स्थानीय जन समुदाय है उसमें प्रचार प्रसार किया जाता है और स्थानीय जो लोगों को इस जल बचाने के लिए जागरूक किया जाता है।